नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान एवं नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रेरित राष्ट्रीय सोच एवं राष्ट्रीय जागृति का प्रसार करती आपकी अपनी ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी राष्ट्र प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर सप्ताह हम मिलते हैं ब्रह्मनाथ में और सभी राष्ट्र प्रेमी दर्शक मित्रों के साथ हम राष्ट्र के प्रश्नों की या जो समकालीन घटनाएं बनी होती है उसकी चर्चा करते हैं और वो घटनाओं के भीतर में क्या छुपा है उसका भी अपनी तरह से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, समाचारों को सिर्फ देखना या उन पर अपने एजेंडे के मुताबिक चर्चा करना कोई ज़्यादा गहरा अर्थ नहीं रखता। हमें समाचारों के भीतर जाकर देखना पड़ता होगा, तभी हम समझ सकेंगे कि ये समाचार हमारे समाज को या देश को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं या किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं उसके सूचक है। ये घटित हो रही घटनाओं के संदर्भ में हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है और आपकी ये चैनल यही काम कर रही है कि हमारे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हमारे आसपास बनती घटनाएं कितना मेल रखती है, कोई चौंकाती है या कोई हमें सहयोग देती है, कैसी है। बस हमारे भीतर जाने का यही कारण है। दोस्तों, हम आपको अंग्रेजों के भारत के आगमन की एक याद दिलाते हैं। आहिस्ता से अंग्रेज लोग आए, फिरंगी लोग आए। पहले उन्होंने सकाफत यानी कि संस्कृति की बात कही, फिर सकाफत की बात से आगे बढ़कर उन्होंने तिजारत की बात कही, तिजारत यानी कारोबार, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भारत पर हुकूमत कर ली। दोस्तों, इस उदाहरण की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इसी तरह अंग्रेज आतताइयों ने और उसके भी पूर्वजों ने छल कपट से भारत की निर्दोष जनता के समक्ष अलग अलग रूप दिखाकर भारत में घुसपैठ की और आगे चलकर भारत को लूटा। दोस्तों, हमें फिर से उस समय में जाना नहीं है, इसीलिए हम हर क्षण के प्रहरी बनकर आपके साथ खड़े हैं और आपको कह रहे हैं, जागो भारत जागो। आज के समाचार के प्रारंभ में भी हम ऐसी ही एक बात आपसे करना चाहते हैं। बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने या कांग्रेस ने शुरू की है, वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के कई अर्थ वो खुद दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं बेरोजगारी है, कभी कह रहे हैं देश में आपसी प्रेम नहीं है, नफरत बढ़ती है, कभी कह रहे हैं कि देश की वर्तमान संस्कार ने जो संवैधानिक संस्थाओं के नियम है वो सब ताक पर रख दिए हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रही है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसी दलीलों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में कंफ्यूज्ड है। जैसे राहुल जी का नेचर रहा है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। इसीलिए वो इस विशाल भारत की जनता को कोई नेतृत्व दे नहीं सकते। दोस्तों, हमने बार बार देखा है कि बार बार कांग्रेस ने अपने स्लोगन में फर्क किया है, राहुल जी ने फर्क किया है। पहले राफेल के गीत गाते थे, फिर चौकीदार चोर है वगैरह, अब नफरत की बात। तो ये सारे तिकड़म करने की क्या जरूरत है? क्या उसके पीछे वास्तव में भारत की जनता और जनता के समूहों के दरमियान प्रेम बढ़ाना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, ये कोशिश है? या फिर ये कोशिश है कि इस विचार को बल देकर जगह जगह फैलाकर वो भारत में और भी सामाजिक बहुत सावधान रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर कांग्रेस भारत को जोड़ने की ईमानदारी से बात करती होती तो खुद उन्होंने अपने अंदर झांका होता। ये सारी बातें वो एक अच्छे विपक्ष की तरह सरकार के सामने भी रख सकती थी। जनता के सामने अनेक मंच है, उन पर भी रख सकती थी और सद्भाव से रख सकती थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन चलाने का प्रयत्न किया और यही बताते हैं कि उसके मन में ही अशांति है, वो कंफ्यूज है कि वो क्या करना चाहते हैं। लोकशाही प्रक्रिया में उन्हें खुद को ही श्रद्धा नहीं है। हालांकि उन्होंने कई बार बोला भी है कि भारत में लोकशाही रही भी नहीं है, मीडिया भी भारत का गलत है, सरकार भी गलत है, और वो अकेले ऐसे हैं कि जो सही है। दोस्तों, हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए, इतने लंबे समय तक भारत में एक सूत्रीय कांग्रेस की सरकार पंचायत से लेकर संसद तक चली और उसमें उन्हें कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं था। तब उन्होंने भारत को कितना जोड़ा या कितना तोड़ा, इसका लेखा जोखा हमें करना चाहिए। तभी हम आज के संदर्भ में उसका सही तरह से ईमानदारी से विश्लेषण कर सकते हैं। 1962 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यही नेहरू जी थे जो बांडुंग में पंचशील सिद्धांतों पर चीन के साथ हस्ताक्षर कर चुके थे और भारत में उन्होंने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में, 1962 में चीन ने भारत पर अचानक बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। हमारे कई जवान शहीद हुए और लता जी को गाना पड़ा, जरा याद करो ये कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम भूल न जाओ इसलिए मैंने कही ये कहानी। जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी हमारे आंख में से उसके कारण आंसू निकलते रहते हैं। 1962 में चीन ने अचानक आक्रमण करके भारत का बहुत सारा इलाका, सारा अक्साई चीन का विस्तार उन्होंने कब्जे कर लिया, जो आज भी उनके पास है। फिर तिब्बत का प्रश्न भी आ गया था। तिब्बत पर भी चीन ने हुकूमत कर ली थी। अब पेशावर से लेकर तिब्बत तक कभी राजा रणजीत सिंह जी का राज्य था। उसमें कश्मीर भी राजा रणजीत सिंह के पास था और तिब्बत भी राजा रणजीत सिंह के ताबे में था। लेकिन वो तिब्बत भी चीन ने छीन लिया तो कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर सकी। उसके सामने उन्होंने प्रतिकार ही नहीं किया। 1965 में, 65 में कच्छ के कंजरकोट
और 4 बेट की ज़मीनें पाकिस्तान को दी गई। और तब तो सरहदों की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ सिर्फ लोकल पुलिस थी, कोई आर्मी थी नहीं, कोई रास्ते नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कच्छ का पूरा जो घास उगाने वाला सबसे बड़ा जो इलाका था वो पाकिस्तान के पास चला गया। हालांकि इसमें कच्छ के पूर्व राजाओं की भी कई गलतियां थी, लेकिन वो कभी किसी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार उसके लिए पूरी जवाबदार थी और भारत में पहली बार सब विरोध पक्ष इकट्ठे हुए, कच्छ में आए और उन्होंने कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माँ करके कच्छ सत्याग्रह नाम का बहुत सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर पाई और ना ही उन्होंने विरोध पक्षों को भी ऐसी सांत्वना दी कि हम कोशिश करेंगे। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, वो सब जगह विद्रोह हो चुके, आपस में और गुटों में और अलग अलग धर्मों के मानने वालों के बीच में बहुत झगड़े हुए और बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन भारत सरकार देखती रही। आज वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं उसकी जड़ में वही जो भारत सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उसकी उस तरफ की बेदिली की कारण है। न उन्होंने वहाँ कभी जनता के साथ संवाद किया, न वहाँ की समस्याओं को कभी समझा, न उसका कोई उपचार किया, न उसके विकास में, उसके सांस्कृतिक विकास में, प्रादेशिक विकास में कभी उन्होंने कुछ योगदान दिया। ऐसे भारत टूटता रहा, चाहे वो पश्चिम में कच्छ हो या नॉर्थ ईस्ट में असम हो या मणिपुर हो या अरुणाचल हो। ये सारे प्रदेशों में न बुनियादी ढांचे थे न कुछ था। कश्मीर को भी वैसे ही आधा हमने स्वीकार कर लिया। जब पाकिस्तान के कबाइलियों ने कश्मीर पर चढ़ाई की तो नेहरू जी ने अचानक सीज फायर कर दिया और आधा कश्मीर उस समय पर कबाइलियों के पास था, तो वो वहीं रह गया और बाद में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया और आज भी वो समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। कई इलाकों को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देकर और भी सामाजिक और संवैधानिक समस्याएं पैदा कर ली। इसके कारण बाद में भारत के अलग अलग राज्य विशेष दर्जे की मांग करने लगे। आज भी बिहार उसमें प्रमुख है जो ऐसी मांग कर रहा है। इससे राजनीतिक बैलेंस टूटे, विभाजनकारी नेतृत्व को बल मिला और जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक ही परिवार को फायदा हुआ कि उसकी हुकूमत चलती रही, लेकिन भारत टूटता रहा। इसी तरह भारत खंडित होता गया, जातिवाद के कारण, प्रदेशवाद के कारण, भागलावादी तुष्टीकरण के कारण, भाषाओं के कारण। राहुल जी को कभी बैठकर ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कांग्रेस की इतनी लंबे समय की हुकूमत ने भारत जोड़ने का काम किया या भारत तोड़ने का। असल में हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों से जो सरकार आई है उन्होंने भारत की विदेश नीति, भारत की राष्ट्र नीति, भारत की रणनीति और भारत की घरेलू आर्थिक और सांस्कृतिक नीति में आमूल परिवर्तन किया और पहली दफा हमें ऐसा लगने लगा कि अब स्वावलंबी भारत, एक मजबूत भारत विश्व के मानचित्र पर उभर रहा है और ये देख हर एक भारतीय का सीना गौरव से तन गया। 56 इंच की छाती को हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन कार्यों में उसका जब निरूपण होता है तो हमें प्रतीत होता है कि देश की नेतागिरी ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए बेंजामिन जकरिया, उन्होंने भारत सरकार की नॉर्थ ईस्ट की जो नीति थी उसके बारे में एक बार लिखा और इतना सटीक लिखा कि वो आज भी हमें दर्द दे रहा है। उन्होंने लिखा
कि नेहरूवादी समय में उत्तर पूर्व की जो भारत की नीति थी वो इतनी क्रूर और इतनी संवेदनहीन थी और हिंसक थी कि उसके कारण हमें ऐसा लगने लगा कि सारा उत्तर पूर्व जो टूट बिखर जाएगा और भारत के अंग जो हैं वो टूट जाएंगे। दोस्तों, संयोग से आज हमें ऐसी नेतागिरी मिली है जिसको हमें जिंदा रखना है, जिसको मजबूत करना है, और वो जो समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें उसके साथ खड़े होकर हमें भी मजबूत भारत के कदम को आगे बढ़ाना है। ब्रह्मनाथ आपसे अपील करता है कि आप सब राष्ट्र प्रेमी हमारे इस विचार के साथ जुड़िए, ब्रह्मनाथ के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें और नरेंद्र मोदी विचार मंच के साथ भी जुड़ें। आपका सहयोग हमारी मातृभूमि को और भी आगे ले जाएगा। हमारी सरकार को समर्थन देना, उसकी सही नीतियों के साथ खड़े रहना, ये हर एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन अंत में चलते चलते आपको ले जाते हैं वही कश्मीर की घाटियों में जहां हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह हाल ही में गए थे और उन्होंने कई प्रोजेक्ट और कई योजनाओं को उद्घाटित किया और कश्मीर का माहौल कैसे बदल चुका है। अब स्वतंत्रता की हवा क्या होती है और सही मानों में धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं, अगर वो देखना है तो हम आपको दिखाएंगे। वंदे मातरम में हम अभी आपको दिखाएंगे हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह की कश्मीर यात्रा के बारे में। तो आज तो इतना ही, हमें आप अनुमति दें और आप वंदे मातरम देखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते
कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया है कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा है और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये रजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे?